बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान एंड दिस इज़ योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर। और इस वीक में चूँकि हमने एनाटॉमी स्टार्ट की हुई है तो हम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ के हवाले से स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने स्टडी किया था अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें जो है वो हमने देख लिया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। It is a complex network of tubular membrane present in the cytoplasm of eukaryotic cell। और फिर मैंने आपको जो है वो इसकी फर्दर टाइप्स बता दी थी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, इसको रफ अपीयरेंस देते हैं। और इट इज़ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स हैविंग सेवरल राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, हेंस द नेम। फिर हमने जो है वो इसके फंक्शंस देखे थे। हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया था और उसके बाद हमने बताया था कि स्मूथ में जो है वो राइबोसोम्स नहीं होते। और फिर हमने इनके फंक्शंस देख लिए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइबोसोम्स। तो अब जो है हमने स्टडी करना है कौन से ऑर्गेनेली को, राइबोसोम को। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि सेल्स की प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस था ऑन द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज सम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में होता है। बट जो राइबोसोम्स हैं ये चूँकि होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होगी। तो इसकी वजह से राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा और राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी होगा। ठीक है, तो राइबोसोम्स, अच्छा, इनका जो साइज़ होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये यू कह लेंगे यूकैरियोटिक में इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा और प्रोकैरियोट में इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा। बट ये मौजूद जो है वो यूकैरियोटिक सेल में भी होंगे और ये मौजूद जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होंगे। ये वो ऑर्गेनेली है जो आपको आप कह लो कि बहुत ज़्यादा, एक तो इम्पॉर्टेंट है अपने फंक्शन के हवाले से, दूसरा इसका जो थोड़ी सी वो है, आप कह लें कि साइज़ है, इसका जो यूनिट है वो प्रोकैरियोट में अलग होता है और यूकैरियोट में जो है वो अलग होता है। ठीक है, अब हम इसकी बाकायदा से स्टडी करते हैं। राइबोसोम्स आर द स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। राइबोसोम स्मॉल होते हैं, छोटे से होते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। मतलब क्या हुआ, इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। डेट इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब यूकैरियोटिक में इनका जो है वो लिखा हुआ है ATS, जो इनका आप कह लो कि साइज़ होता है, और प्रोकैरियोटिक में होता है 70S। हम इसको साइज़ एज सच नहीं कहते, हम मेंशन कर देते हैं कि यूकैरियोटिक में ये 80S होता है और प्रोकैरियोटिक में ये 70S होता है। इसके फर्दर जो है वो सब यूनिट्स भी होते हैं, यानी आप कह लो दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक आप कह लो कि स्मॉलर सब यूनिट होता है। और वो दोनों सब यूनिट मिलकर जो है वो एक, आप कह लें, हम इसका राइबोसोम हम इसको कह देते हैं। तो प्रोकैरियोट में अगर हम ये 70S है ना, तो प्रोकैरियोट में जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 30S का, और जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है वो होता है 50S का। तो फिर जो टोटल होते हैं वो हो जाते हैं 70S। वो 80S के होते हैं, वो हो जाते हैं 70S। तो ये सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के। अब आपको जो वर्ड कंफ्यूज करा होगा डेफिनेटली वो होगा एस। एस होता है स्टूडेंट्स स्वेटबर्च। एस किसको कहते हैं हम, स्वेटबर्च को कहते हैं, यानी 70 स्वेटबर्च और 80 स्वेटबर्च। तो अब आपके जहन में होगा स्वेटबर्च क्या होता है। तो स्वेटबर्च बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूगल यूनिट होता है जो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, और ये बताता है कि कितनी जल्दी जो है ऑब्जेक्ट जो है वो डेप्थ में चला जाएगा जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। यानी जितना स्वेटबर्ज होगा उसी के मुताबिक वो जो ऑब्जेक्ट है वो डेप्थ में जाएगा जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे।
सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, इसको आपने, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए इसको बता रही हूँ, हमें इसको एज सच जो है वो बिल्कुल आप कह लेंगे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको पता हो कि एस से मुराद क्या होता है, स्वेट बर्ड्स, और स्वेट बर्ड्स क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल यूनिट होता है। और सेंट्रीफ्यूगल यूनिट में हम बताएंगे कि जब हम वो डिपेंड, सेंट्रीफ्यूगल यूनिट जो है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, और ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कित मतलब जो है वो कितनी जल्दी डेप्थ में जाएगी जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फिर हमारे जहन में आ रहा होगा सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, आप कह लें, साइज और शेप, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, यानी डिफरेंट बेसिस पर जब हम पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं सॉल्यूशन से, शेप्स की बेस पे, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम की बेस पे, साइज की बेस पर, तो हम उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेटिंग टेक्निक है, ये जो बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो अब हमें आपको इस सब को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही आपको वाइवा के लिए कि हो सकता है वो आपसे पूछ लें एस से क्या मुराद है, तो आपको पता हो कि ये स्वेटबर्ज होता है और ये एक सेंट्रीफ्यूगल यूनिट है। और फिर हमें पता हो कि सेंट्रीफ्यूज होती क्या है, और इसके हवाले से हमें ये पता हो कि सेंट्रीफ्यूगल यूनिट जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है। बस ये थोड़े थोड़े फैक्टर्स जो है वो हमें हमारे नॉलेज में होने चाहिए। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज डेट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक में ये 80 स्वेटबर्ज होते हैं और प्रोकैरियोटिक में ये 70 स्वेटबर्ज होते हैं। ठीक है, और अब स्वेटबर्ज से भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक में एक तो जो है वो 50s और 30s मैंने बताया, और यूकैरियोट्स में 60s और 40s होता है। तो 60s और 40s टोटल 80s बना देते हैं। यूकैरियोट में 60s 40s और वो 80s बनाएंगे, और प्रोकैरियोट्स में 50s 30s और ये 70s बना देंगे। ठीक है, ये भी आपको याद करने वाली बात नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैंने थोड़ी सी ये चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश की है। हमारा जो टॉपिक आपने वो है, जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी और बता देना है कि यूकैरियोट में 80s होता है, प्रोकैरियोट में ये 70s होता है। उसके बाद है राइबोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेली कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि प्रोटीन्स और आरएनए पर कंसिस्ट होते हैं एंड फंक्शन एज प्रोटीन सिंथेसाइजर्स। और इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। तो जैसे हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होता है। हमने बताया कि जैसे न्यूक्लियस है, उसका अपना काम था, वो सेल डिवीजन में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा था। इसके अलावा जब मैं आपको लेक्चर, फिजिकल लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वो सेल के लिए क्या बना रहा था होता है, एनर्जी बना रहा होता है। और डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना फंक्शन जो है सेल में परफॉर्म कर रहा होता है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइजर होते हैं, ये हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। फिर ये बता रहे हैं कि आ राइबोसोम कम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो वो जो सब यूनिट्स मैं आपसे पहले डिस्कस कर रही हूँ, ये लार्जेस्ट सब यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि ये जो राइबोसोम है ये कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स क्या होता है, मतलब वो जो दो या दो से ज़्यादा आप कह लो कि चीज़ों से मिलकर बने, कम्प्लेक्स होता है ना, वो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनता है। तो राइबोसोम एक कम्प्लेक्स है जो डिफरेंट राइबोसोमल सब यूनिट से बना हुआ होता है। तो अब सबसे ऊपर जो इसमें है वो ये कि इसमें प्रोटीन्स और आरएनए होते हैं राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, प्रोटीन्स और आरएनए पर। इसीलिए हम राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि चूँकि ये प्रोटीन और आरएनए पर मुश्तमिल होता है, डेट्स वाई हम इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कह देते हैं। तो दिस इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर नोट्स, तो आपने इसको लिख लेना है कि राइबोसोम्स को हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। और कोई पूछ ले क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स और आरएनए जो है ये मौजूद होता है।
ये कंसिस्ट होता है प्रोटीन्स और आरएनए से। सही हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई, फिर हमें इसका जो है वो फंक्शन का आ गया कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर मैंने आपको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के हवाले से बताया है। अब जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं वो एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी कि एक जरा बड़ा सा है सब यूनिट और एक जो है वो थोड़ा छोटा सा है। तो ये जो है वो अरेंज होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर। मैसेंजर आरएनए हमें पता है क्या होता है भला, कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो कौन सा आरएनए बन रहा होता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स होती है ना आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। तो ये हमने जो डिस्कस करे हैं वो उसको हमने मतलब दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ कंसर्न, बट यहाँ डायग्राम में बना हुआ है। तो हमारे पास ये कौन सा आरएनए है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, जिस जिसके ऊपर जो है वो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट इस तरह से अपने आप को अटैच करते हैं। तो हमें हमें पता है कि राइबोसोम्स के दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होगा और एक इसका स्मॉलर सब यूनिट होगा। नाउ मूव टू इट्स डिस्कवरी। भाई हर चीज़ को फॉर द फर्स्ट टाइम, हर ऑर्गेनेली को किसी न किसी ने तो डिस्कवर जो है वो किया होता है। ठीक है, तो जो डिस्कवर राइबोसोम को किसने किया, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम, ये क्वेश्चन आ सकता है। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम, राइबोसोम को पहली दफ़ा किसने जो है वो डिस्कवर किया था। तो जॉर्ज ई पेलाडे, जॉर्ज ई पेलाडे डिस्कवर्ड राइबोसोम, इसने सबसे पहले जो है वो राइबोसोम को डिस्कवर किया था। एंड डिस्क्राइब्ड देम, और उसने इनको कहा था एज स्मॉल पार्टिकल्स इन द साइटोप्लाज्म। अब उस वक्त तो इतनी ज़्यादा इन्हांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो फर्दर से उसको देख भी लेते और वो बता देते कि इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ये प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में। उन्होंने उसने उनको उसको एक जो है वो ग्रैनुलर सी अपीयरेंस नज़र आई, इसको जो है वो स्मॉल सी, इसने इसको बल्कि कहा था माइक्रोसोमल बॉडीज़। माइक्रोसोमल का मतलब होता है स्मॉल बॉडीज़। उसने उनको कह दिया था कि ये माइक्रोसोमल होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, या स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, डैट प्रेफरेंशियली एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। उसने कहा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, यानी वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जॉर्ज ई पेलाडे, आपको पता होना चाहिए कि किसने जो है वो राइबोसोम को डिस्कवर किया था। और फिर ये थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देंगे कि इसने डिस्कवर्ड किया राइबोसोम को और डिस्क्राइब किया उनको, क्या कहा उसने उनको, स्मॉल पार्टिकल। जैसे हम माइक्रो के लेक्चर में पढ़ रहे होते हैं कि जब जिसने पहली दफ़ा बैक्टीरिया को वो किया था, डिस्कवर किया था, तो उसने उसको नाम बैक्टीरिया नहीं दिया था, नहीं दिया था ना उसको, उसको बैक्टीरिया का नाम, उसने उसको क्या कह दिया था, एनिमल क्यूज। ऐसे ही है ना। इसी तरीके से जो जॉर्ज ई पेलाडे था, इसने भी उनको क्या कह दिया, स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रोसोमल बॉडीज़, ये उसने उसको जो है वो कह दिया था। तो और ये इसने कहा था कि वो साइटोप्लाज्म में होते हैं और एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ जो है वो एसोसिएटेड होंगे। तो ये था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द राइबोसोम्स। उसके बाद है हमारे पास इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर जो है उसके हवाले से हम स्टडी कर लेते हैं। A ribosome has two main constituent elements, proteins and RNA. प्रोटीन्स कितने परसेंट होता है, 25 टू 40%। प्रोटीन्स कितने परसेंट होगा, 25 टू 40%। आरएनए कितना होगा इसके अंदर, 37 टू 62%। ये भी आप राइट डाउन कर लीजिए कि राइबोसोम के दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स और आरएनए। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। एंड टू मेन सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, एक इसका लार्जर सब यूनिट होगा और एक इसका स्मॉलर सब यूनिट होगा, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन्स और आरएनए होता है, और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें प्रोटीन्स और आरएनए होती हैं, और इनका कॉन्स्टिट्यूएंट हमने देख लिया कितने परसेंट होती है। प्रोटीन 25 टू 40% होंगी, और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो कितने परसेंट होगा, 37 टू 62% आरएनए मौजूद होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स।
उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इसकी क्वांटिटी, मतलब राइबोसोम्स की कितनी मिकदार होती है। तो वो डिपेंड करेगा सेल की टाइप पर, यानी जो सेल की टाइप होगी उसी के मुताबिक जो है वो राइबोसोम्स की क्वांटिटी होगी सेल्स में। ठीक है, बैक्टीरिया में होते हैं जैसे 20,000, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है ना, तो प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया में हो गए 20,000 और यीस्ट में कितने हो गए 2 लाख। यीस्ट मैंने आपको बताया था इट इज एसोसिएटेड विद द किंगडम फंजाई। ठीक है, तो बैक्टीरिया में हुए 20,000, यीस्ट में हुए 2 लाख। क्वांटिटी डिपेंड करती है अपन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। अब मैंने फिजियोलॉजी में आपको बहुत दफ़ा बताया कि फिजियोलॉजी क्या होती है, फंक्शन होता है। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल का मतलब क्या होगा कि सेल का फंक्शन कि वो कितना जो है वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, उसके मुताबिक जो है वो उसमें राइबोसोम्स मौजूद होंगे। डेफिनेटली राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कराना। जिस सेल में ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होगी उसमें जो है वो ज़्यादा राइबोसोम्स मौजूद होंगे, और जिस सेल में कम प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होगी उसके अंदर जो है वो कम राइबोसोम्स होंगे। तो डिपेंड करेगा अपन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। तो ये भी आप अपना साथ के साथ नोट डाउन कर लेंगे इसकी क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स की टाइप्स क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स राइबोसोम्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है फ्री राइबोसोम्स और एक होता है बाउंडेड राइबोसोम्स। बाउंड राइबोसोम को हम फिक्स राइबोसोम भी कह देंगे, फ्री राइबोसोम्स को हम फ्लोटिंग राइबोसोम्स भी कह देंगे। फ्री राइबोसोम्स एंड बाउंड राइबोसोम्स, तो दो तरह के राइबोसोम जो होते हैं वो आप कह लेंगे मौजूद होते हैं सेल में। जैसे हमारे जो नोट्स हैं उसमें मेंशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर राइबोसोम्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर राइबोसोम्स हैं वही बाउंड राइबोसोम्स हैं, और फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स वो फ्री राइबोसोम्स हैं। तो डिफरेंट नाम होते हैं बट मतलब जो है वो इनका एक ही होगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्री राइबोसोम्स और बाउंड राइबोसोम्स में क्या फ़र्क होता है। अब हम इसकी पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें, ये बाउंड राइबोसोम्स हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको कल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होती है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बाउंड राइबोसोम्स, क्योंकि वो बाउंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और ये जो आराम से बाहर फ्लॉट कर रहे हैं ये देखें, इनको हम फ्री राइबोसोम्स कहेंगे। ये साइटोप्लाज्म में जिस तरह से फ्री फ्लॉटिंग होंगे। जो बाउंड राइबोसोम्स हैं बेसिकली हम क्या कह देते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स भी कह देते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। अब आपने ये नहीं समझ लेना कि राइबोसोम मेम्ब्रेनस होते हैं, नहीं, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। किसकी मेम्ब्रेन पर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर होते हैं। दैट्स वाई हम इनको मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम भी कह देते हैं। अब मैं आपको हर टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ कि बाउंड राइबोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम या फिक्स राइबोसोम, ये एक ही बात है। इस तरह फ्री राइबोसोम, फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम या आप कह लो साइटोसोलिक राइबोसोम, ये सारे जो है वो एक ही तरह के राइबोसोम होते हैं। जो अटैच होंगे, जो फिक्स होंगे, वो होंगे कौन से वाले राइबोसोम्स, बाउंडेड राइबोसोम्स। और जो आराम से इधर उधर फ्लॉट कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म में उनको हम कहेंगे फ्री राइबोसोम्स। ये देखें, दो टाइप्स हमें पता है, फ्री राइबोसोम्स होते हैं और बाउंड राइबोसोम्स होते हैं। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, दीज राइबोसोम्स आर फाउंड फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये फ्रीली डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, फैले हुए होना, मुंतशिर होना। तो ये राइबोसोम जो है वो आज़ादाना तौर पर मुंतशिर होते हैं कहाँ, साइटोसोल में। साइटोसोल मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म में ही मैंने आपको साइटोसोल का डिस्कस कराया था। याद है कि साइटोसोल किसको कहा था हमने, कि जो क्लियर फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म था उसको हमने कहा था साइटोसोल। तो राइबोसोम्स फाउंड फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोसोल, दीज आर नोन एज फ्री राइबोसोम्स एंड दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होंगे। फ्री राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में
इन्वॉल्व होंगे। दे वेरी इन नंबर, वेरी का मतलब होता है चेंज हो जाना, ये VERY नहीं है, ये VARY है, जिसका मतलब होता है चेंज होना। दे वेरी इन नंबर डिपेंड करेगा अपन द फंक्शन ऑफ द सेल टाइप एंड इट्स नीड टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ये जो हमने पहले बार डिस्कस की थी क्वांटिटी में, ये डिपेंड करेगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। तो वो यही बात जो है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जो फ्री राइबोसोम्स, लेकिन यहाँ हम बात करें फ्री राइबोसोम्स की, कि ये वेरी करेंगे नंबर में, डिपेंड करेगा, मुनहसर का होगा अपन द फंक्शन ऑफ द सेल टाइप एंड इट्स नीड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, फ्री राइबोसोम्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये आपको डिस्पर्स फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये इतना, यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर इतनी नहीं थी, आप यहाँ पर इसको क्लियर देखिए, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं क्लियरली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में भी हम कहेंगे साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, जो क्लियर फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। तो उसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बाउंडेड। अब ये बाउंडेड होंगे, दे आर फाउंड अटैच्ड, ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसके साथ अटैच होते हैं, सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मेकिंग देम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको क्या बना रहे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि बाउंडेड राइबोसोम्स क्या होते हैं, और दूसरा फिर कि इनका आप कह लो कि दूसरे दूसरे नाम क्या होते हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पाए जाएंगे वो बाउंडेड राइबोसोम्स होंगे, और यही राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रफ अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से हम राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स पढ़ते थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखें, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से। ये देखिए यहाँ पर हमें ग्रैन्युलर से अपीयरेंस यहाँ नज़र आ रही है, रफ सी अपीयरेंस, इसलिए हम इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर क्या मौजूद है, होते हैं राइबोसोम्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। ये दो टाइप्स हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, फ्री राइबोसोम्स पढ़ ली, दीज राइबोसोम्स आर फ्रीली found dispersed in the cytosol and these are involved in the synthesis of proteins. They vary in number, depend upon the function of cell type and its need to synthesize proteins. ये थोड़ा सा हमने डायग्राम देखी थी। और फिर हमारे पास होते हैं बाउंडेड राइबोसोम्स, दे आर फाउंड अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेकिंग देम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर जो है वो हमने इसकी भी डायग्राम देखी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, के राइबोसोम्स के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। तो वो हम लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, के राइबोसोम्स किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आप यहीं से देखें, जो प्रोटीन्स हैं वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी हम कहते हैं कि हमारा बॉडी में 3 मेन जो है वो होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर हम सेल में बात करें तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो प्रोटीन फैक्ट्री क्या कहलाएगा, राइबोसोम कहलाएगा, क्योंकि राइबोसोम ना हो तो प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज ना हो। तो जो वाइटल आप कह लें ऑर्गेनेली है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो जो है वो राइबोसोम्स ही होते हैं। और दे आर वेरी इंटीग्रल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। अब आपको दो टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यहाँ पे चूंकि आपके नोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का वर्ड भी है तो मैं आपको समझाऊं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो क्या होता है। तो हम कहेंगे कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड, अगर हम देखें इस तरह से हमारे पास डबल स्टैंडर्ड क्या मौजूद होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, ये बनाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्या बनाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और कौन से वाला आरएनए बनाता है? मैसेंजर आरएनए। एम से क्या मुराद होता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का बनना फ्रॉम द डीएनए, जो डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे हम इसको? ट्रांसक्रिप्शन। ये दो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है। ये होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाएगा हमारे पास? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर पढ़ा अबाउट ट्रांसलेशन के इंटीग्रल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रांसलेशन के अंदर राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। अब ट्रांसलेशन क्या होता है? ये मैसेंजर आरएनए बन गया, ठीक है, फिर ये क्या करेगा? ये हमारे पास बन गया सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए। यहाँ से आपको डीएनए और आरएनए का भी समझ में आ रहा होगा कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मैसेंजर आरएनए से फिर फर्दर क्या बनती हैं? प्रोटीन्स। मैसेंजर आरएनए से क्या बनी? प्रोटीन। ये जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना है, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। क्योंकि मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टूडेंट्स आप कह लो कि मैसेजेस होते हैं, मैसेंजर आरएनए के ऊपर थोड़े से ये आप कह लो सीक्वेंस होता है थोड़ा सा, वो सीक्वेंस डिकोड होकर एक्सप्रेस होता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। बट यहाँ पर इतना आपको टफ या डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ये कि जो मैसेंजर आरएनए है उससे बनती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। अब यहाँ पर रोल प्ले करता है कौन? राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है वो अपना रोल यहाँ प्ले करते हैं। मैंने एक इनिशियली आपको डायग्राम दिखाई थी, ये वाली, ये देखें, ये मैसेंजर आरएनए है ना, ये राइबोसोम्स हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो यहाँ पर ही ये पास ऑन होगा, मैसेंजर आरएनए आगे आगे जाएगा, एक्सप्रेस होगा, और फिर फर्दर ट्रांसफर आरएनए आएंगे। यानी आपको आरएनए की टाइप्स तो हमें पता ही है, तो हमने बस हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न ये होना चाहिए कि जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन इसकी हेल्प करता है कौन? राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और ये प्रोसेस कि जिसमें डीएनए से आरएनए बन रहा होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए से प्रोटीन्स बन रही होती हैं उनको हम कह देते हैं ट्रांसलेशन। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये आपके नोट्स में भी मेंशन है, आपको इसको जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और फिर मैसेंजर आरएनए से फर्दर प्रोटीन्स बनती हैं, तो ये सेंट्रल डोगमा है। सॉरी, आप इसको इतना मतलब जो दोनों प्रोसेसेस होते हैं इसको हम कलेक्टिवली क्या नाम दे देते हैं? जैसे सेंट्रल डोगमा कह देते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपने ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को मिक्स जो है वो नहीं करना।
तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा राइबोसोम्स के हवाले से कि राइबोसोम स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। फिर यूकैरियोटिक में ये 80s होते हैं और प्रोकैरियोट्स में ये 70s होते हैं। उसके बाद हमारे पास राइबोसोम जो है वो सेल ऑर्गेनेलीज जिसमें प्रोटीन्स और आरएनए होते हैं, इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं और ये स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जब हमारी फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी देन जो है वो मैं आपको इसको और अच्छे से हम इसका जो है ना बोर्ड पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो बोर्ड पे जब ड्रॉ करके समझाऊंगी तो वो आपको और इजीली जो है वो आप समझ पाओगे। उसके बाद हमारे पास ये था कि डिस्कवर किसने किया राइबोसोम को, जॉर्ज ई पेलाडे ने। और स्ट्रक्चर के हवाले से हमने देखा प्रोटीन कितने परसेंट और आरएनए कितने परसेंट। क्वांटिटी हमने देख ली इनकी कि बैक्टीरिया 20,000 होते हैं बैक्टीरिया में और 2 लाख जो है वो ऑलमोस्ट यीस्ट में होते हैं। फिर हमने इसकी टाइप सीखी, फ्री राइबोसोम्स, बाउंड राइबोसोम्स, और फिर हमने इनकी डायग्राम से इनकी डेफिनेशन देख ली फ्री राइबोसोम्स की कि ये राइबोसोम्स जो है वो साइटोसोल में होते हैं और बाउंड राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। और फिर हमने इनकी डायग्राम देख ली और हमने फंक्शंस को डिस्कस कर लिया और हमने ट्रांसलेशन के हवाले से देख लिया कि ट्रांसलेशन बहुत सारे बच्चों के लिए कुछ ये वर्ड्स नए होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना ट्रांसलेशन, इसको हम इसमें जो है वो राइबोसोम्स अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक जो है वो आपको सब क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।